जब ये पहले मौका इस तरह का आया था इमरान खान के दौर में, तब आप आए थे, इसमें मरकजी किरदार आपने अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ही ये सादत नसीब हुई। काफ़ी लोग उस वक्त कोशिश करते रहे लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात है, वो वाक़या मैं आपसे सुनूंगा, लेकिन उस वक्त भी हुकूमत ने और रियासत ने तो यही किया था। यही कैफियत बन चुकी थी। पुलिस और कारकुनान आपस में एक दूसरे को मार रहे थे, दोनों तरफ शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे। अभी इब्तदा थी, अभी ये कुछ हो जाना था। ठीक है, अभी इब्तदा थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें मौका मिल गया। हामिद रज़ा साहब भी अपने तौर पे एक्टिव थे, मैं अपने तौर पे एक्टिव हुआ। मौलाना ग़ियासुद्दीन साहब हमारे एमपी हैं, वो उनको मैंने साथ पकड़ा। हमने पहले जो स्पेशल एजेंसीज हैं उनको समझाने की कोशिश की। जब उन्हें हमारी लॉजिक समझ आ गई, हाँ। तो उन्होंने कहा फिर आप क्या हम जनरल साहब से मीटिंग। उस वक्त भी रियासत ने तो यही तय किया हुआ था कि भाई इनसे लड़ेंगे, कुचल देंगे। ये आए दिन चौक बंद कर देते हैं, ये क्या लोग हैं यार। देखिए अंदाजे सियासत तो इनका शुरू से गलत है। वो तो मैं इनको भी जलसों में कहता रहा हूँ कि आप कलमे हक कहते हैं पर आपका अंदाज गलत है। वो एक लंबी बहस है। अच्छा चलें, फिर क्या हुआ कि आपने समझाना शुरू किया, इदारों तक गए, आपने उन्हें कहा जी कि इनके साथ बातचीत करके इनको। मैंने ये समझाया जो अभी भी आप देखेंगे। मैंने ये समझाया जिसमें मैं कामयाब। जनरल फैज साहब से मेरी बड़ी तफसीलन बात हुई, साथ और सीनियर लोगों को हमने बुला लिया था। मैंने और हामिद रज़ा ने फिर मिल के प्लान किया कि हम सरवत एजाज कादरी साहब को बुला लिया, अबुल खैर ज़ुबैर साहब को बुला लिया, हामिद रज़ा साहब, कादमी शाह साहब को बुला लिया। यार हम छोटे लोग हैं, बड़े लोग साथ बैठे, जनरल साहब से बात करनी है तो हमारी बात सजेगी नहीं। वो हमारी रिक्वेस्ट पे सारे बुजुर्ग तशरीफ ले आए। जनरल फैज साहब से जो बातचीत हुई वो तो मैंने की या हामिद रज़ा साहब ने की या सरवत एजाज कादरी साहब ने की, और ज्यादा तकरार मैंने ही किया, सारे बुजुर्ग जानते हैं। वो क्रश करना चाहते थे लब्बैक। माइंड यही था कि इनकी हरकतों की वजह से कि आए दिन चौक बंद कर दीजिए, कोई तरीका है यार। हम हुकूमत हैंड्स अप कर जाए। देखिए ना 4-4, 5-5 दिन इन्होंने पूरा पंजाब बंद रखा। ये तरीका ठीक तो नहीं है। मैं तो इसको फेल हराम कहता हूँ। कतन ये फेल हराम है चौक बंद करना। ये जो तरीके लबैक करती थी कतन हराम फेल करती थी, लेकिन बात वो ठीक करते थे। नबी पाक की बात, कलमा शहादत और ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम, लेकिन तरीकाकार गलत था। लेकिन मुझे था कि इसका मतलब ये नहीं है कि इनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, दलील से बात करें उनके साथ। अच्छा, अब वो जनरल फैज साहब से जब बात हुई तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा सर, जब मजहबी जज्बात भड़क उठते हैं ना, वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, आप उसको तोप से बंद नहीं कर सकते। 10 मारेंगे घर से 100 निकलेगा, 100 को मारेंगे 1000 और निकल आएगा। वो चीज खत्म नहीं हो सकती, दलील से हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें बात समझ आ गई। कहते फिर हम आपके खान साहब से मीटिंग करा देते हैं, उनको समझाएं। फिर खान साहब से मीटिंग हुई। खान साहब को भी तरला मिन्नत करके समझाना पड़ा, बड़ी मुश्किल समझाना पड़ा। फिर वो मान गए और फिर आफ्टर ऑल चीजें तय हुई। और एक चीज के ऊपर हमारा इख्तलाफ हुआ। वो कहते थे कि जी पहले ये धरना उठाएं, मैं कहता था नहीं, पहले अफसाद रिजवी को रिहा करें। ठीक। और ये किस लेवल पे बात हो रही थी, यानी उस तरफ वजीर या जो खान साहब से तो बेसिक तय हो गया ना। खान साहब से डायरेक्ट इस हवाले से बात तय हुई। खान साहब उस वक्त क्या कहते थे? नहीं, शुरू में तो उनका वही था कि देखें ये आए दिन कर देते हैं, फिर हुकूमत ऐसे इनके साथ ऐसे निपटा जाएगा। हाँ, ये बंदे थोड़ी हैं, इनको तो कानून की समझ ही नहीं है। इनके साथ कैसे आए दिन चौक बंद कर दें, हम फिर हैंड्स अप कर दें, फिर हुकूमत हमने जरूर करनी है, इनको फिर मुल्क पकड़ा देते हैं। खान साहब को गुस्सा अपनी जगह पे जायज था। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी तरला करके प्यार से, मोहब्बत से, एहतराम से समझाने में कामयाब। और एक फेडरल मिनिस्टर को आपने उठाया भी, क्या आपकी तस्वीर आई? फवाद चौधरी साहब थे, वो चूंकि हार्ड गुफ्तगू करते थे इनके खिलाफ, और दूसरे मौलाना साहब थे, वो भी हार्ड गुफ्तगू करते थे। तो मुझे था कि अगर इस मीटिंग के अंदर उनकी तस्वीरें आएंगी तो लब्बैक ये नहीं मानेंगे, तो वो थोड़ा सा कहेंगे यार ये मीटिंग जो है हमें वारे नहीं खाती। तो हामिद रज़ा साहब से मेरा मशवरा हुआ। वो कहते हैं, फिर हमने खान साहब को रिक्वेस्ट की कि सर ऐसे करें। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इनको हम कहते दूसरे कमरे में बैठे। तो वो बहरहाल खान साहब ने वो बात अंडरस्टैंड कर ली। अच्छा, फिर तय क्या हुआ कि भाई अब वो पहले उनकी रिहाई होगी, उसके बाद ये हम ये कहते थे कि पहले 2 मुतालबे थे ना। एक तो ये उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई वो खत्म करें, एक तो ये साथ रिजवी को रिहा करें। अच्छा, अब हुकूमत यानी खान साहब ने तो डिसाइड कर दिया ना, फिर तरीकाकार तो हुकूमत ने, बाकी वजीर, मशीर और एजेंसी ने तय करना था। वो कहते थे ठीक है, फिर आप जाके इनको आप समझाएं कि खान साहब मान गए, हुकूमत आपके साथ है, आप धरना खत्म करें। इस बात में खान साहब नहीं थे। खान साहब से तो हो गई, फिर तो हम नीचे वाली जो
प्राइवेट फिर होटलों में जहाँ ठहरे हुए थे वहीं फिर मिनिस्टर्स और सरकारी बंदे आ जाते थे चीज़ें फाइनल करने के लिए। हम कहते थे कि देखिए अगर हम उनको धरना उठवा देते हैं गारंटी हम देंगे ना, लेकिन मैं कहता था मुझे ट्रस्ट नहीं है, आप कम से कम 7 रिजवी को रिहा कर दें, जो पाबंदी बाद में उठा लेना, ठीक है, उसमें 4 दिन लगे 5 दिन लगे, वो लंबा काम है, चलो जैसे एक पाबंदी लगाई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, लेकिन 7 रिजवी को रिहा करना तो कोई मुश्किल नहीं है। वो कहते नहीं ये पहले धरना उठाएं। तो इस चीज के ऊपर फिर अहमद रजा साहब भी कह लें किसी हद तक कन्विंस हो गए, और मैंने अहमद भाई को समझाया, मैंने कहा अहमद भाई हम फंस जाएंगे, ये बाद में रिहा नहीं करेंगे, शायद ना करें, अच्छा। शायद ना करें और ये गलत हो जाएगा। फिर हमने मशवरा दिया कि फिर आपने अगर इस बात के ऊपर वज़ीहत देना तो फिर हम ये मैसेज तरीके लबैक को देने को तैयार नहीं है। फिर हम मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को बुलाएं, एक तो उनका पर्सनल तल्लक है और एक सरकारी तौर पे उनका प्रोटोकॉल है, एक लेवल उनका बड़ा है, तो वो तशरीफ लाएं और वो फिर इनको कन्विंस कर लें। फिर उनकी फिर साद रिजवी से मुलाकात साहब को कराची से बुलाया गया, साद रिजवी साहब को लाहौर से बुलाया गया। मामला तो वो थे जो मैंने, हमद रजा साहब ने और सरबत एजाज कादरी साहब, अबुल खैर जुबैर साहब, सारे बुजुर्गों के साथ लेके हमने मैनेज कर लिया। फिर उस एक जो इख्तलाफी नुक्ता था उसको मुफ्ती साहब ने फिर देखा, मुफ्ती साहब ने फिर जो हुकूमत चाह रही थी उसके मुताबिक तरीके लबैक को कन्विंस कर लिया। हमें था कि ठीक है आप सामने चेहरा तो मुफ्ती साहब कहना, हमारा फेस सामने नहीं आया। बिल फर्ज हुकूमत अपना वादा पूरा नहीं करती तो कम से कम हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है।